अथ नष्ट जातकाध्यायः। श्लोक 1। जिसका गर्भाधान या जन्म समय ज्ञात नहीं हो ऐसे मनुष्य के प्रश्न लग्न के जन्म समय समझना चाहिए। जैसे प्रश्न लग्न राशि के 15 अंश के भीतर यानी प्रथम होरा में हो तो उत्तरायण मकर से 6 राशि के सूर्य में, यदि लग्न 15 अंश के ऊपर यानी द्वितीय होरा में हो तो दक्षिणायन कर्क से 6 राशिस्थ सूर्य में जन्म समझना चाहिए। श्लोक 2। लग्न में प्रथम देशकांड हो तो लग्न की राशि में जन्मकालिक गुरु समझना चाहिए। द्वितीय देशकांड हो तो लग्न से पंचम राशि में और तृतीय देशकांड हो तो लग्न से नवम राशि में जन्मकालिक गुरु समझना चाहिए। पुनः संवत्सर जानने के लिए प्रश्नकर्ता के वयस आकृति रूप के अनुमान से वर्ष प्रमाण समझना, अर्थात प्रश्न संवत्सर से उतने वर्ष पूर्व संवत्सर में पृष्ठा का जन्म हुआ है ऐसा समझना चाहिए। तथा लग्न में रवि हो तो ग्रीष्म ऋतु और अन्य ग्रहों की ऋतु शिशिरादय, शिशुरुचाज्ञावदिषु इत्यादि पूर्व 2 अध्याय 12 श्लोकों में कही गई हैं उसे समझना चाहिए। जो अयन आया हो उसी अयन की ऋतु है या भिन्न अयन की ऋतु है, इस पर विचार के लिए ऋतु का ज्ञान सूर्य संक्रांति से समझना चाहिए, अर्थात चांद्रमान माघ फागुन इत्यादि से नहीं। श्लोक 3। यदि अयन और ऋतु में भिन्नता हो तो चंद्रमा को शुक्र से, बुध को मंगल से और गुरु को शनि से परस्पर परिवर्तित करके ऋतु समझें। इस प्रकार अयन और ऋतु में एकता होगी। मास ज्ञान के लिए लग्नतः दृष्टकांड के पूर्वार्ध 5 अंश के भीतर हो तो ऋतु का पहला और मास, यदि दृष्टकांड का उत्तरार्ध हो तो दूसरा मास समझना चाहिए। यदि उसमें दृष्टकांड का भुक्त अंशों से अनुपात द्वारा तिथि सूर्य के भुक्तांश समझना चाहिए। श्लोक 4। पूर्व प्रकार से मास के ज्ञान होने पर कितने होरा शास्त्रज्ञ आचार्य प्रश्नकालिक सूर्य के अंश तुल्य चंद्र तिथि कहते हैं, अर्थात सूर्य के भुक्तांश तुल्य गत तिथि और कला विकला तुल्य वर्तमान तिथि की गत घटीपल मानते हैं। अब प्रकरणांतर से इष्टकाल का ज्ञान प्रकार कहते हैं कि प्रश्न लग्न दिन बली राशि हो तो रात्रि में और रात्रि बली राशि हो तो दिन में जन्म समझना चाहिए तथा लग्न के भुक्तांश के द्वारा अनुपात से दिनगत या रात्रिगत इष्टकाल का ज्ञान कर लेना चाहिए। श्लोक 5। कई आचार्यों का मत है कि प्रश्नकाल में चंद्रमा जिस नवांश नक्षत्र में हो उस नाम से प्रसिद्ध शुक्लांत चांद्रमास जन्ममास समझना चाहिए तथा लग्न पंचम नवम इन तीनों में जो अधिक बली हो वह जन्म राशि होती है। अथवा पृष्ठा अपने जिस अंग को स्पर्श करके प्रश्न करे उस अंग में कालाग्नि इत्यादि प्रकार से जो राशि हो वही राशि जन्म राशि होती है। श्लोक 6। प्रश्न लग्न से जितने संख्यक स्थान में चंद्रमा हो उससे उतने ही स्थान आगे जो राशि हो वही पृष्ठा की जन्म राशि समझें। परंच यदि मीन प्रश्न लग्न हो तो मीन ही जन्म राशि समझना चाहिए। अथवा प्रश्न काल में जिस राशि के भक्ष्य, जिस राशि सदृश आकार का प्राणी, जिस राशि सदृश शब्द अचानक देखने या सुनने में आवे वही जन्म राशि समझें। श्लोक 7। प्रश्न लग्न में जिस राशि का नवांश हो वही जन्म लग्न समझना, अथवा लग्न से जितने दृष्टकांड आगे रवि हो उतने ही रवि से आगे जो राशि है वही प्रश्नकर्ता का जन्म लग्न समझना, यह शास्त्र का आदेश है। श्लोक 8। प्रश्न लग्न में ग्रह हों तो उनमें जो बली हो उसको तात्कालिक द्वादशांगुल शंकु की छाया से गुणाकर गुणनफल में 12 के भाग देकर शेष जन्म लग्न कहना चाहिए। प्रश्नकर्ता यदि बैठकर प्रश्न करे तो लग्न से सप्तम राशि जन्म लग्न समझना चाहिए। यदि पृथ्वी पर लेटकर प्रश्न करे तो प्रश्न लग्न से चतुर्थ राशि, यदि पहले से बैठा हो और उठकर प्रश्न करे तो प्रश्न लग्न से 12वीं राशि, यदि खड़े खड़े आकर प्रश्न लग्न से ही पृष्ठा का जन्म लग्न समझना चाहिए।
श्लोक 9। प्रश्न लग्न में वृष या सिंह हो तो राश्यादि लग्न की कला पिंड बनाकर 10 से गुणा करें। मिथुन या वृश्चिक लग्न हो तो 8 से, मेष तुला हो तो 7 से और कन्या या मकर हो तो 5 से गुणा करें। शेष राशि लग्न हो तो कलापिंड को अपनी अपनी संख्या से अर्थात कर्क को 4 से, धनु को 9 से, कुंभ को 11 से, मीन को 12 से गुणा करें। यदि लग्न में गुरु हो तो 10 से, मंगल हो तो 8 से, शुक्र हो तो 7 से, बुध हो तो 5 से गुणा करें। यदि मेष शेष ग्रह शनि, रवि, चंद्रमा हो तो इनके 5 गुणक हैं। लग्न राशि की गुणन विधि तो निश्चित ही होती है, किंतु लग्न में जो ग्रह हों उसी की गणना होती है। यदि लग्न में अधिक ग्रह हों तो सबकी गणना करनी चाहिए। इस प्रकार लग्न कला को गुणा करने से जो पिंड हो उससे आगे कहे विधि से वर्ष मास आदि का ज्ञान करना चाहिए। श्लोक 10। पूर्व साधित लग्न लिप्ता पिंड को 7 से गुणा कर 27 के भाग देकर शेष अश्विनी आदि नक्षत्र समझना चाहिए। इसमें इतना संस्कार और है कि नक्षत्र आदि मान संभव जान पड़े तो 9 जोड़ या घटाकर समझें। कोई दो ऐसा कहते हैं कि यदि लग्न हो तो 9 घटावें, यदि द्विस्वभाव लग्न हो तो न जोड़ें न घटावें, अर्थात यथा गुणित रहने दें। उसमें अपने विकल्प के भाग देकर नक्षत्र आदि जाने। यह तो अपने नष्ट जातक के लिए है। इसी प्रकार सप्तम भाव से कलापिंड बनाकर प्रश्नकर्ता की स्त्री का, तृतीय भाव से भाई का, पंचम भाव से पुत्र का, षष्ठ भाव से शत्रु का नष्ट जातक पत्र समझना चाहिए। श्लोक 11। पूर्व रीति से साधित लग्न लिप्ता पिंड को फिर से 10 आदि अपने अपने गुणाकरों से गुणा करके अपने अपने विकल्प संख्या से भाग देकर शेष तुल्य वर्ष, ऋतु, मास, तिथि, दिन, रात्रि, इष्टकाल, लग्न राशि, नवांश समझना चाहिए। यहाँ वर्षादि सब विषय के आनयन में नक्षत्रान्वत 8 जोड़ घटाकर या यथावत पिंड पर से क्रिया करनी चाहिए। श्लोक 12। पूर्व साधित लिप्ता पिंड को 10 से गुणा करके 120 से भाग देकर शेष वर्ष उसी 10 गुणित पिंड में 6 के भाग से शेष तुल्य शिशिर आदि ऋतु और 2 के भाग देकर एक शेष में ऋतु का प्रथम मास, 2 शेष में द्वितीय मास समझना चाहिए। उन्हें लिप्त पिंड को 8 गुणाकर 9 संस्कृत करके 2 के भाग से एक शेष में शुक्ल, शून्य शेष में कृष्ण पक्ष अथवा 15 के भाग देकर एक आदि शेष तुल्य प्रतिपदा आदि तिथि होती हैं। श्लोक 13। दिन या रात्रि में जन्म हुआ यह तथा नक्षत्रानयन सर्वदा सप्त गुणित लिप्ता पिंड पर से करना चाहिए। श्लोक 14। दिन या रात्रि में जन्म के ज्ञान होने पर इष्ट समय या लग्न होरा नवांश जानना हो तो पंचगुणित पिंड पर से करना चाहिए। ये क्रियाएं केवल अज्ञात जन्म समयादि ज्ञानार्थ ही कही गई हैं। श्लोक 15। नामकरण संस्कार विधि से माता पिता द्वारा प्रश्नकर्ता का नाम हो, उसमें जितने वर्ण हों उनकी मात्राओं हर्ष को 1, दीर्घ की 2, हल व्यंजन की अर्धमात्रा, इस प्रकार समों के योग से तात्कालिक द्वादशांगुल शंकु की छायांगुल संख्या जोड़कर 27 से भाग देकर जो शेष बचे वह धनिष्ठादि नक्षत्र समझना चाहिए। श्लोक 16। पूर्वादि 10 दिशाओं में क्रम से 2, 3, 14, 10, 15, 7, 3, 3, 9, 8 ये अंक हैं। पृष्ठा जिस दिशा में मुख करके प्रश्न करें उस दिशा के अंक को 15 से गुणा करें और प्रश्न स्थल में जितने अन्य व्यक्ति उस दिशा में जिधर प्रश्नकर्ता का मुख हो उधर मुख किए हुए हों उतनी संख्या गुणनफल में मिलाकर 27 के भाग देकर जो शेष बचे वह धनिष्ठादि गणना क्रम से नक्षत्र समझना चाहिए। श्लोक 17। इस तरह मैंने बहुत आचार्यों के सम्मत अनेक प्रकार से नष्ट जातक कहे हैं।
इनमें विद्यार्थियों को चाहिए कि यत्न से समों की परीक्षा करके जिस प्रकार से फल में विशेष स्पष्टता उसी प्रकार को ग्रहण करके नष्ट जातक बनाकर फलादेश करें। इति नष्ट जातकाध्याय षड्विंश अध्याय समाप्तः।